जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का अच्छे हुए में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में पीटी 365 जो करंट अफेयर्स है उसका जनवरी टू मई और अप्रैल टू दिसंबर का ये जो जनवरी टू मई का जो आपका अपडेटेड वर्जन आया हुआ है, अपडेटेड 1 और 2, और अप्रैल टू दिसंबर का जो आपका मैगजीन है, उनसे हमने टॉप 500 करंट अफेयर्स एमसीक्यू को तैयार किया है। बेसिकली जो जनवरी टू मई है, यहाँ से हमने 400 एमसीक्यू तैयार किए हैं और अप्रैल टू दिसंबर से 100 एमसीक्यू तैयार किए हैं। जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये टोटल आपका 389 पेज का ये आपका है। इसमें हमने सारे सब्जेक्ट्स को कवर किए हैं। अभी स्टार्ट हम लोग साइंस टेक से करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हो इन क्वेश्चंस को। इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल, ये जो आपके अप्रैल टू दिसंबर वाले हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स की 2024 के नैया को पार लगा सकते हैं और आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। यदि आप चाहते हो कि इसका यदि पीडीएफ आप लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको हम लोग, टाइम कम है इसलिए हम लोग थोड़ा सा स्पीडली इसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो क्वेश्चन है बेसिकली जो यूपीएससी ने 2023 में जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस को पूछा है, उन्हीं पैटर्न्स पे इन क्वेश्चंस को बनाया गया है। फर्स्ट साइंस टेक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि रिगार्डिंग जीन थेरेपी और रिलेटेड मेडिकल एडवांसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जीन थेरेपी एंड रिलेटेड मेडिकल एडवांसमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दिया कि द फर्स्ट ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल ऑफ जीन थेरेपी फॉर हेमोफिलिया ए इन इंडिया वाज कंडक्टेड एट द सीएमसी वेलोर, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि जो लेंटिवायरस आर पॉपुलर वेक्टर फॉर जीन थेरेपी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू इन्फेक्ट बोथ, जो इन्फेक्ट कर सकता है बोथ डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग सेल्स, मतलब डिवाइडिंग सेल्स को और नॉन डिवाइडिंग सेल्स दोनों को क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। और इसकी जो कैपेसिटी होती है, देयर कैपेसिटी टू इंटीग्रेट ट्रांसजीन्स इनटू द होस्ट सेल जीनोम, जो क्या कर सकता है कि जो ट्रांसजीन्स होता है उसको इंटीग्रेट कर सकता है होस्ट सेल जीनोम के साथ। थर्ड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे जर्म लाइन जीन थेरेपी इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग सोमैटिक सेल्स, जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उसको मॉडिफाई कर सकता है इन पेशेंट बॉडी टू ट्रीट अ जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर को क्या करने का, ट्रीट करने के लिए। फोर्थ स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है कि हेमोफिलिया इज एन एक्वायर्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डिफिशियंसी इन क्लोटिंग फैक्टर 8। तो ये आपके फोर स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे बता रहा है आपको कि करेक्ट कितने स्टेटमेंट्स हैं। ओनली वन है, टू है, थ्री है और फोर है। आपका आंसर है यहाँ पे ओनली दो स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। कौन कौन से दो स्टेटमेंट से करेक्ट हैं ये देख लेते हैं। तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट्स आपके दोनों करेक्ट हैं। थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है और फोर्थ स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। बाकी यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हम लोग थोड़ा फास्ट ही कवर करेंगे क्योंकि टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, तो कवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। सेकेंड क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जीन थेरेपी इज करेक्ट। यहाँ पे आपको बताना है कि जीन थेरेपी से रिलेटेड कितने स्टेटमेंट जो आपके करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जर्म लाइन जीन थेरेपी इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग सोमेटिक सेल्स इन पेशेंट बॉडी। जो जर्म लाइन जीन थेरेपी होता है वो क्या करता है, सोमेटिक सेल्स को मॉडिफाई करता है पेशेंट बॉडी में। सोमेटिक सोमेटिक सेल जीन थेरेपी जो होता है इंट्रोड्यूस करता है फंक्शनल जीन्स इनटू जर्म लाइन सेल्स में। फिर जो लेंटी वायरस होता है कि बेसिकली क्या होता है, प्रिफर्ड वेक्टर फॉर जीन थेरेपी ड्यू टू देयर इनेबिलिटी टू इंटीग्रेट ट्रांसजीन्स इनटू अ होस्ट ऑफ सेल जीनोम। और जीन थेरेपी जो होता है, जो प्राइमरली यूज टू ट्रीट इन्फेक्शियस डिजीज। जो जीन थेरेपी होता है वो बेसिकली इन्फेक्शियस जो डिजीज होते हैं उसको ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो आपका आंसर जो है यहाँ पे, आंसर है आपका सी। आपका आंसर क्या है, सी। करेक्ट आंसर क्या है, सी। जो लेंटी वायरस प्रिफर टू वेक्टर टू जीन थेरेपी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू इंटीग्रेट, क्या इसकी एबिलिटी होती है टू इंटीग्रेट क्या करता है, ट्रांसजीन्स को होस्ट सेल जीनोम से इंटीग्रेट करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो
व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ जीन थेरेपी, जो जीन थेरेपी होता है उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है? ऑप्शंस आपके सामने, टू एलिमिनेट द नीड फॉर अ ट्रेडिशनल मेडिकल ट्रीटमेंट, जो ट्रेडिशनल मेडिकल ट्रीटमेंट उसको एलिमिनेट करने के लिए, जिन मेकअप फॉर अ फ्यूचर जनरेशन को मॉडिफाई करने के लिए, इंसर्ट नॉर्मल जीन्स इनटू सेल्स टू करेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर ऑर्डर, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसमें नॉर्मल उसके जो सेल्स हैं उसमें नॉर्मल जीन को इंसर्ट करने में, या फिर टू एनहेंस फिजिकल ट्रेट्स इन हेल्दी इंडिविजुअल्स, जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उनके जो फिजिकल ट्रेट्स है उसको एनहेंस करने में। तो आपका आंसर है आपका क्या, सी, मतलब टू इंसर्ट अ नॉर्मल जीन इनटू अ सेल टू करेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब जो जेनेटिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसको सही करने के लिए जो सेल्स होते हैं उसके अंदर नॉर्मल जीन्स को क्या इंसर्ट कराया जाता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक डिसऑर्डर इज कॉमनली ट्रीटेड यूजिंग जीन थेरेपी, कौन सा जो जेनेटिक डिसऑर्डर है जो जिसके सहायता मतलब जिसको जीन थेरेपी की सहायता से ट्रीट किया जा सकता है? तो ऑप्शन आपके सामने, डाउन सिंड्रोम, अल्जाइमर, हेमोफीलिया और अस्थमा। बताइए, करेक्ट आंसर है आपका सी, हेमोफीलिया। सी क्या है, हेमोफीलिया। ठीक है, नीचे आपके एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में, सो आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कितने आपके स्टेटमेंट्स कितने करेक्ट हैं। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट एम्स टू कलेक्ट 10,000 जेनेटिक सैंपल्स फ्रॉम सिटीजन अक्रॉस इंडिया, मतलब पूरे इंडिया से 10,000 जेनेटिक सैंपल्स को क्या जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर उसको क्या सैंपल्स को कलेक्ट किया जाएगा। सेकंड है यहाँ पे कि द रेफरेंस जीनोम फॉर इंडियन पॉपुलेशन विल बी क्रिएटेड फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सेवरल पीपल्स डीएनए। ठीक है, थर्ड है कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मतलब जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पे बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स आपके क्या हैं, करेक्ट हैं। तो यहाँ आपके 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट है। कौन कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है? तो जो फर्स्ट और सेकंड आपका करेक्ट है, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हो, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा न इनिशिएट होकर के जो प्रोजेक्ट हुआ था, इनिशिएटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर है, नॉट अ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में और भी स्टेटमेंट से देखते हैं यहाँ पे। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एम्स टू डिटरमाइन द इंटायर जीनोम डीएनए क्या सीक्वेंस, मतलब जो ह्यूमन जीनोम डीएनए सीक्वेंस है उसको क्या करना है कि पूरे का पूरा को उसको डिटरमाइन करना है। इट सेकंड है यहाँ पे कि इट वाज लेड बाय द इंटरनेशनल ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम इन्वॉल्विंग साइंटिस्ट फ्रॉम 6 कंट्रीज के साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व है। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट completed in 2020 and cover 100% of the total human genome sequence, और ये 2020 में कंप्लीट हुआ था, और इसने क्या 100% जीनोम प्रोजेक्ट जो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस है उसको 100% कवर कर लिया है। तो आपके आंसर यहाँ पे क्या है, आपके आंसर है यहाँ पे आपके 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। ठीक है, कौन कौन से करेक्ट है? आपका फर्स्ट करेक्ट है, सेकेंड भी आपका करेक्ट है, लेकिन थर्ड रॉन्ग है। थर्ड रॉन्ग क्योंकि यहाँ पे जो 100% कवर ना होकर के कितना 92% ऑफ द टोटल सीक्वेंस का कवर हुआ है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज लीडिंग टू द ह्यूमन जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, कौन सा इंस्टीट्यूट है जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को लीड करता है? तो आपका आंसर है क्या, आंसर है बताइए सी, सेंटर फॉर सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन C4IR इनिशिएटिव। ये ऑप्शंस की बात करें यहाँ पे, तो तेलंगाना 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो तेलंगाना रिसेंटली साइन किया है एन एग्रीमेंट विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू एस्टेब्लिश अ C4
IR इन हैदराबाद। तेलंगाना ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ C4IR साइन मतलब एस्टेब्लिश करने के लिए साइन किया कहाँ पे, हैदराबाद में। इसका एम की बात करें तो C4IR जो है सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इसका एम क्या है, टू यूटिलाइज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस फॉर इक्विटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्री, इकोनॉमी एंड क्या सोसाइटी। तो इसमें बेसिकली जो टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन किया जाएगा किसके लिए, बेसिकली इक्वल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इंडस्ट्री का, इकोनॉमिक्स और सोसाइटी के लिए। जो इनिशिएटिव हुआ था विल बी लॉन्च्ड बाय द बायो एशिया 2025 इवेंट्स। तो इसमें बताना है मतलब लॉन्च होगा कि कब होगा, तो बायो एशिया 2025 इवेंट के दौरान इसको लॉन्च किया जाएगा। ये तो पूछा जा रहा है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। तो करेक्ट की बात की जाए तो ऑल 3 स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, which term refers to the digital transformation in manufacturing including AI and additive manufacturing। तो यहाँ पे कौन सा टर्म जो रेफर करता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग, जिसमें क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड है और एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड है। ऑप्शंस आपके सामने, इंडस्ट्रियल रिसेनेंस, इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और टेक्नोलॉजिकल रिनासा की बात करें तो आपका आंसर यहाँ पे फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ठीक है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करें तो ये इसमें क्या है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन मैन्युफैक्चरिंग इनकॉर्पोरेटिंग टेक्नोलॉजी सच एज क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एमंग अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की इनिशिएटिव फॉर द, कौन सा की इनिशिएटिव नहीं है फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फॉर IR इन इंडिया। तो कौन सा नहीं है पूछ रहा है। तो ऑप्शंस के आपके सामने, सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, एजुकेशन 4.0 लॉन्चेज विद यूनिसेफ, फर्स्ट कैंसर केयर इन मेघालय, स्मार्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब, उद्योग भारत। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी। आपका करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हैवेसर। कि यहाँ पे जो हैवेसर के इंडिया इज द फर्स्ट इंडिजिनस डेवलप्ड हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। हैवेसर क्या है, इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस डेवलप्ड वैक्सीन है हेपेटाइटिस ए का। तो यहाँ पे उससे रिलेटेड 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। हैवेसर इज डेवलप्ड बाय इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, सब्सिडरी ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। जो क्या नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का क्या सब्सिडरी है। इट इज अ सिंगल डोज वैक्सीन रिकमेंडेड फॉर इंडिविजुअल अबव 14 मंथ्स ऑफ एज। मतलब ये सिंगल डोज वैक्सीन है जिसको 18 मंथ से ऊपर के बच्चों को दिया जा सकता है। द वैक्सीन इज प्राइमरली टारगेटेड एट इंडिविजुअल ट्रेवलिंग टू रीजन्स विथ हाई हेपेटाइटिस ए प्रेवलेंस। तो उनको बेसिकली टारगेट किया गया है जो वैसे पीपल्स जो हाई हेपेटाइटिस ए प्रेवलेंस एरिया से ट्रेवल करते हैं। तो यहाँ आपको बताना है कि क्या अ, कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपके ओनली 1 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ठीक है, तो आपका जो एक फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट करेक्ट, बाकी सेकेंड और थर्ड रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, which of the following hepatitis virus does not have a vaccine available। इसमें से कौन सी हेपेटाइटिस वायरस है जिसके वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ए बी सी और ई, बताइए। तो यहाँ पे बात करें हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। और हेपेटाइटिस इसका जो बात करें यहाँ पे कि वैक्सीन आर अवेलेबल फॉर हेपेटाइटिस ए बी एंड ई बट करेंटली देयर इज नो वैक्सीन अवेलेबल फॉर सी। ट्रीटमेंट फॉर हेपेटाइटिस सी इज जो होता है प्राइमरी थ्रू एंटीवायरल मेडिसिन के थ्रू उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यदि वैक्सीन नहीं है तो हेपेटाइटिस सी का फिर ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो एंटीवायरल मेडिसिन के द्वारा उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। व्हाट इनिशिएटिव, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इनिशिएटिव एम्स टू एलिमिनेट हेपेटाइटिस इन इंडिया बाय 2030। क्या इनिशिएटिव लिया गया है मतलब हेपेटाइटिस को इंडिया से बाहर करने के लिए। ऑप्शंस की बात करें, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, मिशन इंद्रधनुष, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो आपका आंसर है यहाँ पर ए, नेशनल हेपेटाइटिस वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, जो लॉन्च किया गया था 2019 में। और इसका जो बेसिक पर्पस है, एम है, वो क्या करना है, हेपेटाइटिस सी को इंडिया से बाहर करना है, तो कब 2030 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
फ्रेंड्स, ये लगता है कि वीडियो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है, रियल में यूजफुल है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। एक इन क्वेश्चंस को बनाने में बहुत मेहनत लगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बात करें यहाँ पे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड स्टेटमेंट्स की बात करें तो सर्वाइकल कैंसर, यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। सर्वाइकल कैंसर अकर्स मोस्ट ऑफन इन वीमेन एज ऑफ 30 ईयर्स। यदि किसी वीमेन का एज यदि 30 साल से अंदर में है, अंडर 30 साल के अंडर है, तो उसको क्या हेपेटिक सर्वाइकल कैंसर का काफी चांसेस है। सेकेंड ऑप्शन है कि यहाँ पे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है, HPV, द मेन कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर का मेन कॉज है क्या? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और थर्ड स्टेटमेंट दिया है, देयर इज ए करंटली अ ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर HPV इन्फेक्शन। और इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट, कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे जो है आपके नॉट करेक्ट हैं, करेक्ट नहीं है। तो आपके यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है। कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है? जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है? सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है, रॉन्ग। क्यों? क्योंकि जो HPV बात करें यहाँ पे, तो उसका अभी जो ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं। 15वां क्वेश्चन देखें यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव एम्स टू एलिमिनेट सर्वाइकल कैंसर बाय 2030 तक कौन सा इनिशिएटिव किया जाए? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन इनिशिएटिव, मिशन इंद्रधनुष, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। आपका आंसर है बी, सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन इनिशिएटिव। बात करें यहाँ पे कि जो सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन इनिशिएटिव है, वो किसके द्वारा शुरू किया गया? लेड बाय द WHO। जिसका एम क्या है कि सर्वाइकल कैंसर को 2030 तक खत्म करना है। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग HPV वैक्सीन प्रोटेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग HPV वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट द हाई रिस्क HPV टाइप रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट सर्वाइकल कैंसर? तो यहाँ पर आपका आंसर है ए, ऑल HPV वैक्सीन। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, 17th क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी से रिलेटेड कौन कौन से तीन स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है? मतलब तीन स्टेटमेंट्स दिए हैं, कौन कौन से करेक्ट है? तो बात करें यहाँ पे कि फर्स्ट क्या करें कि पेनिसिलिन जी इज एन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन पेनिसिलिन जी का क्या यूज किया जाता है? इट इज एडमिनिस्टर्ड ओरली ड्यू टू अ गुड ओरल एब्जॉर्प्शन। इसको मतलब ओरली दिया जाता है क्योंकि गुड ओरल एब्जॉर्प्शन होता है। द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन जी वाज क्रेडिटेड टू द स्कॉटिश बायोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मतलब पेनिसिलिन जी का डिस्कवरी का क्रेडिट जो जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है, जो स्कॉटिश है, स्कॉटिश बायोलॉजिस्ट है। तो यहाँ पे बताने हैं आपको कि तीन मतलब जो करेक्ट स्टेटमेंट्स दिए हैं उसमें से तीन में से कितने करेक्ट हैं। तो यहाँ पर आपका जो है सिर्फ ओनली वन करेक्ट है, ओनली वन करेक्ट है। वो कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? बताइए। तो फर्स्ट आपका क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे जो वायरल इन्फेक्शन है, यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन की जगह ना होकर के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसलिए फर्स्ट आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों? क्योंकि क्या होता है, अ, इसको ओरली एडमिनिस्ट्रेट नहीं किया गया क्योंकि पुअर ओरल एब्जॉर्प्शन होता है। इसलिए थर्ड आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल क्रोनिक हेल्थ इफेक्ट ऑफ रोडामाइन बी, द इंडस्ट्रियल डाई यूज्ड एज आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट। जो क्या होता है, एक तो इंडस्ट्रियल डाई है जिसका आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट में यूज किया जाता है। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है रोडामाइन का? स्टोमक फुलनेस, लिवर डिस्फंक्शन, इचिंग और ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। आपका यहाँ पे क्या होता है, लिवर डिसइंफेक्शन में इसका बहुत बड़ा रोल है। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट टू routinely administer mosquirix?
वर्ल्ड फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन? किस कंट्री ने रूटीनली फर्स्ट टाइम रूटीनली एडमिनिस्टर किया है मॉक्सक्विरिक्स का, जो वर्ल्ड का फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम चिल्ड्रन के लिए? तो आपका आंसर है यहाँ पे कैमरून। आंसर क्या है? कैमरून। What is the primary objective of vaccine safety net प्रोजेक्ट? जो वैक्सीन सेफ्टी नेट प्रोजेक्ट है, वीएसएन प्रोजेक्ट, तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप अ न्यू वैक्सीन फॉर इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज, जो इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज है उनके लिए नया वैक्सीन बनाना। टू प्रोवाइड रिलायबल इंफॉर्मेशन वैक्सीन सेफ्टी टू इंटरनेट यूजर्स, जो इंटरनेट यूजर्स हैं उसको वैक्सीन सेफ्टी से रिलेटेड रिलायबल या ट्रस्टेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। टू मॉनिटर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन ग्लोबली, और जो वैक्सीन ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसको मॉनिटर करना। टू ट्रेन हेल्थ केयर प्रोफेशनल ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन पर जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेन करना। तो आपका आंसर है यहाँ पे क्या? बी, प्रोवाइड और रिलायबल इंफॉर्मेशन ऑन वैक्सीन सेफ्टी टू इंटरनेट यूजर्स। क्लियर है? चल, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। Which organization support the vaccine safety project by providing the advice and criteria for website quality and content? मतलब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको सपोर्ट करता है वैक्सीन सेफ्टी नेट प्रोजेक्ट्स को? तो आपका आंसर है यहाँ पे ग्लोबल एडवाइजरी कमेटी ऑन वैक्सीन सेफ्टी। ठीक है, जो एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1999 में। बात करें यहाँ पे कि व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ अ प्रोजेक्ट अनग्रा अनग्रा निम्फ? तो यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो डेवलपिंग अ नोवल वैक्सीन और अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन्फेक्शन, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट में एक नोवल वैक्सीन को डेवलप करने के लिए। एंटीवायरल जो ड्रग्स के नए जो क्लास है उसको डिजाइन करने के लिए। क्रिएटिंग एंटीबायोटिक्स टारगेटिंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, वैसे एंटीबायोटिक बनाना जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को टारगेट कर सके। और डेवलप अ नोवल क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन्फेक्शंस, या ऐसे एंटीबायोटिक डेवलप करें जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को क्या मतलब उसके अगेंस्ट में। तो आपका आंसर है यहाँ पे डी, मतलब डेवलप अ नोवल क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मिर्व टेक्नोलॉजी, MIRV टेक्नोलॉजी। और तीन ऑप्शन हैं आपके सामने दिए हुए हैं। मिर्व टेक्नोलॉजी, जो MIRV टेक्नोलॉजी ओरिजिनली डेवलप टू अलाउ अ सिंगल मिसाइल टू कैरी अ मल्टीपल न्यूक्लियर वारहेड इज कैपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग डिफरेंट टारगेट्स इंडिपेंडेंटली। मतलब MIRV मिर्व जो टेक्नोलॉजी है वो क्या एक अलाउ करता है सिंगल मिसाइल को जो कैरी कर सके बहुत सारे क्या मल्टीपल न्यूक्लियर वेपन्स को, और जो क्या कर सके, जो इज कैपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग डिफरेंट टारगेट्स इंडिपेंडेंटली, अलग अलग टारगेट्स को क्या स्ट्राइक कर सके। बात करें यहाँ पे कि यूएस वाज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप मिर्व टेक्नोलॉजी, फॉलोड बाय रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड चाइना। मतलब यूएस फर्स्ट कंट्री है जो उसने इस टेक्नोलॉजी को क्या डेवलप किया है, जिसमें रशिया बाकी और अदर्स की बात करें, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना है। लैंड बेस्ड मिर्व टेक्नोलॉजी आर पर्टिकुलर डिस्टेबलाइज, जो लैंड बेस्ड मिर्व टेक्नोलॉजी है पर्टिकुलर डिस्टेबलाइज बिकॉज मेनी वारहेड ऑन फ्यूअर मिसाइल्स आर वनरेबल टू अटैक। तो यहाँ पे आपके तीन स्टेटमेंट्स दिए हैं, बताना है कि करेक्ट कितने हैं। तो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अग्नि 5 मिसाइल। अग्नि 5 मिसाइल से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स है वो आप बताना है कि करेक्ट कितने हैं। ठीक है, अग्नि 5 इज अ सरफेस टू एयर बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। अग्नि 5 जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल है जो डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। इसका रेंज की बात करें तो ग्रेटर देन 5000 किलोमीटर है। ठीक है, और इसकी एक्यूरेसी भी काफी तगड़ी है। द मिसाइल यूज अ 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन। यदि पूछा जाए कि कैसा इंजन है इसका, तो 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन है, डेवलप्ड अंडर द किस के द्वारा, डेवलप्ड अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP
जो इनिशिएटिव किया गया था डॉक्टर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। इसका एम क्या है? जो IGMDP है उसका एम की बात करें तो टू अचीव अ सेल्फ सफिशिएंसी इन मिसाइल टेक्नोलॉजी, मतलब अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी उसमें हम इंडिपेंडेंट हो जाए, एंड इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल्स लाइक पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश एंड नाग। तो यहाँ पे बताना है कि जो 5 स्टेटमेंट्स है इसमें से करेक्ट कितना है, तो यहाँ पे ऑल 5 स्टेटमेंट्स आपके अग्नि 5 मिसाइल से रिलेटेड सारे सारे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सॉलिड फ्यूल एंड लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जो हैं यहाँ पे आपके 5 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जो सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी से संबंधित है, तो इसमें बताने हैं कि कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। तो सॉलिड फ्यूल रॉकेट यूज्ड अ मिक्स ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर, ठीक है, while liquid fuel rockets consist of separate fuel and oxidizer component। मतलब सॉलिड फ्यूल रॉकेट्स में क्या था, मिक्सचर होता है किसका, फ्यूल और ऑक्सीडाइजर का, लेकिन लिक्विड जो होता है, लिक्विड फ्यूल रॉकेट्स में क्या होता है, फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं। फ्यूल इन सॉलिड सॉलिड रॉकेट्स के अंदर जो फ्यूल होता है टिपिकली इंक्लूडिंग मेटालिक पाउडर्स लाइक एल्यूमिनियम, ठीक है, लेकिन जो लिक्विड फ्यूल रॉकेट्स होता है उसमें सब्सटेंस लाइक केरोसिन, एल्कोहल, लिक्विड हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। सॉलिड फ्यूल रॉकेट्स इग्नाइटेड बाय द कंबाइनिंग द फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर इन अ कंबशन चैम्बर, ठीक है, जबकि लिक्विड फ्यूल रॉकेट्स जो इग्नाइट होता है फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर सेपरेटली। सॉलिड फ्यूल रॉकेट्स ऑफर इंस्टेंट रीडिंग एंड मिनिमल मेंटेनेंस, और जबकि लिक्विड फ्यूल रॉकेट्स क्या होता है, रेगुलेट फ्यूल फ्लो एंड इंजन शटडाउन। वन डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड रॉकेट की बात करें यहाँ पे, तो इन इज द इनएबिलिटी टू रेगुलेट द टर्न ऑफ थ्रस्ट, जबकि लिक्विड रॉकेट्स जो है रिक्वायर सेपरेट स्टोरेज फॉर फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट विच एड कम्प्लेक्सिटी एंड वेट। ये दोनों का डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पे बताने के कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो ऑल 5 स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे करेक्ट। ये एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्रायोजेनिक फ्यूल टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो 4 स्टेटमेंट्स हैं इसमें से कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। ठीक है, क्रायोजेनिक फ्यूल बात करें यहाँ पे कि जो क्रायोजेनिक फ्यूल है आर लिक्विफाइड गैसेस एट वेरी लो टेम्परेचर एंड कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट। तो जो क्रायोजेनिक फ्यूल्स है वो लिक्विफाइड गैस होता है जो वेरी लो टेम्परेचर पे एंड कंसिडर्ड एज अ मोर एफिशिएंट गैसेस प्रोपेलेंट्स इन क्रायोजेनिक रिक्वायर कंप्रेशन टू हाई प्रेशर और कूलिंग टू अ लो टेम्परेचर टू अचीव हाई डेंसिटी। लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन आर कॉमनली यूज्ड एज प्रोपेलेंट इन क्रायोजेनिक फ्यूल टेक्नोलॉजी। तो जो क्या होता है, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन होता है और क्रायोजेनिक फ्यूल टेक्नोलॉजी में क्या यूज करने के लिए, और बेसिकली प्रोपेलेंट के रूप में यूज होता है। And fourth है cryogenic fuel technology provides less thrust for every kilograms of propellant when compared to the solid fuel। तो ये गलत है, आपके 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। तो करेक्ट यदि बात करें तो ऑल 3, मतलब ऊपर से जो 3 है 1 2 3 करेक्ट है, फोर्थ आपका रॉन्ग है। नीचे आपका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडिजिनस ड्रोन डेवलप्ड बाय द डीआरडीओ। जो इंडिजिनस ड्रोन डेवलप किया गया डीआरडीओ के द्वारा वो हमें बताना है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं ये देखते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो करेक्ट आपके 6 स्टेटमेंट्स इसमें से कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। ठीक है, फर्स्ट की बात करें तो लक्ष्य इज द टारगेट ड्रोन used for a discrete aerial reconnaissance and target acquisition launched by a solid propellant rocket and motor and sustained by a turbojet engine in a flight। निशांत की बात करें, निशांत किया था मल्टी विजन यूएवी है जो बेसिकली लॉन्च यूजिंग मोबाइल हाइड्रो और न्यूमेटिक लॉन्चर विद डे नाइट कैपेबिलिटी है इसका। रुस्तम वन की बात करें, शॉर्ट रेंज रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम है जो कंपोजिट स्ट्रक्चर है जिसका 800 ग्राम है। तपस है रुस्तम टू की बात करें तो शॉर्ट रेंज अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो डिजाइन किया गया फॉर इंटेलिजेंस सर्विलेंस टारगेट एक्विजिशन और रिकनेसेंस, मतलब आई स्टार एप्लीकेशंस के लिए। आर्चर की बात करें तो ये एंटी ड्रोन सिस्टम है जो डेवलप किया गया अंडर द इंडियन डिफेंस एग्जीबिशन इनिशिएटिव के दौरान। क्लियर है। और और अभ्यास इज द हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट
हिट डिजाइन फॉर ऑटोनोमस फ्लाइंग विद द हेल्प ऑफ ऑटो पायलट। तो ये आपके 6 स्टेटमेंट्स आपको बताना है कि करेक्ट कितने हैं। तो आपके 6 में जो है आपके सिर्फ जो फिफ्थ वाला है आपका इनकरेक्ट है। फिफ्थ स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। बाकी जो है करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हाई पावर्ड माइक्रोवेव्स एचपीएम वीपीएम। ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। जो हाई पावर्ड आपका माइक्रोवेव weapons are powered by the Stirling engines which operate the principle of converting thermal energy into mechanical energy। बेसिकली किस प्रिंसिपल पर काम करता है? कन्वर्टिंग जो थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट आपके सामने है। एचपीएम वेपन आर टाइप ऑफ डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू रेडिएटेड एनर्जी फोकस्ड ऑन अ टारगेट। सेकंड थर्ड है आपका SPM weapon generate beam of electromagnetic energy across a narrow spectrum of radio and microwaves frequency। और आपका फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे कि जो प्राइमरी पर्पस है एसपीएम वेपन इज फिजिकली डैमेज टारगेट सिस्टम बाय डायरेक्टली इम्पैक्टिंग देयर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। ठीक है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स आपके दिए हुए हैं। ठीक है। तो बताइए कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं? सॉरी, इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट आपके 3 स्टेटमेंट्स हैं। इनकरेक्ट आपके 3 स्टेटमेंट्स हैं। मतलब सिर्फ सेकेंड आपका करेक्ट है लेकिन फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आपका रॉन्ग है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्रिटिकल एनर्जी टेक्नोलॉजी सेक्टर। ठीक है। Critical technology sector are identified by the government as essential for a nation's future economic growth, national security and technology advancement। तो critical technology sector का जो आइडेंटिफाई किया गया गवर्नमेंट के लिए बेसिकली क्या नेशंस का फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए। ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पर कि दिस सेक्टर टिपिकली इन्वॉल्व कटिंग एज रिसर्च इनोवेशन एंड स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर यूजुअली रिसीव मिनिमल ओवरसाइट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। ये थर्ड स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट है दिस सेक्टर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर स्टेट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो स्टेट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट। फिफ्थ है आपका एग्जांपल ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर्स इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वांटम कंप्यूटिंग। तो यहाँ पर आपकी बात करें कि कितने पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है। तो थर्ड और फोर्थ आपका स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन विद अदर कंट्री। दूसरे कंट्री के साथ इंडिया के जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन उसके बारे में यहाँ पे आपके 5 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करें यहाँ पे India and United Nations have initiated collaboration in critical energy, and emerging technology। इंडिया और यूएसए ने क्रिटिकल एमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे मतलब साथ में इनिशिएटिव लिया है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया साइन अ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया साइन अ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन साइबर एंड साइबर इनेबल्ड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन इन जून 2020 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया साइबर एंड साइबर इनेबल्ड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पे। थर्ड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने साइन किया है इंडियन कोऑपरेशन इन द हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इन 2022 में। इंडिया और जापान की बात करें तो इंडिया और जापान ने एमओयू साइन किया है किसके सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टिसिपेशन इन पार्टनरशिप इन 2023 में। पांचवा आपका स्टेटमेंट है यहाँ पे कि इंडिया एआई नेशनल एआई पोर्टल ऑफ इंडिया नेशनल क्वांटम मिशन एंड डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स इनिशिएटेड बाय इंडिया इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर। एक आपका पांचवा स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे पूछा गया कि स्टेटमेंट कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। तो आपके सेकंड थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। बाकी यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, लगता है कि वीडियो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर दीजिए।
जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में जो आपका करंट अफेयर्स का टॉप 500 एमसीक्यू है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और ये जो 500 एमसीक्यू है, टॉप 500 करंट एमसीक्यू है, ये बेसिकली विजन आईएएस का जो पीटी 365 है उसके जनवरी टू मई और अप्रैल टू दिसंबर का जो मैगजीन है वहां से तैयार किया गया इन क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस काफी इफेक्टिव हैं आपके, और ये जो 2023 में यूपीएससी ने जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस को पूछा उन्हीं पैटर्न पे इन क्वेश्चंस को बनाया गया है। जो 2024 में इस यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे 500 क्वेश्चंस को तैयार किया गया है यहाँ पे। ठीक है, इन 500 जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो कि पेज नंबर 3 मतलब टोटल 389 पेजेस हैं इसमें। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ से आपके 10 से 15 डायरेक्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स मिल जाएंगे आपके प्रीलिम्स में, और कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी यहाँ से आ सकते हैं। इन क्वेश्चंस के अलावा यहाँ इनका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। कोई भी डाउट यदि रहता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के दौरान तो आप उसको एक्सप्लेनेशन के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने यहाँ पे साइंस टेक से शुरू किया है, तो जो इसका फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने 1 से 30 तक ऑलरेडी कवर कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, 30 से आगे स्टार्ट करेंगे। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, टाइम कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है। यदि आप इसका जो पीडीएफ है उसका मतलब डाउनलोड करना चाहते हैं इस पीडीएफ को, 500 क्वेश्चंस के पीडीएफ विद एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे जाकर के आप पीडीएफ का लिंक दिया वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए 31st क्वेश्चन से शुरू करते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कोलेबोरेशन इन्वॉल्व्स इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन इन द फील्ड ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी? क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंडिया और यूरोपियन यूनियन का क्या रोल रहा है, क्या कोलेबोरेशन रहा है दोनों के बीच में? तो यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन में फर्स्ट दिया हुआ है इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, फर्स्ट आईसीईटी है। सेकेंड है यहाँ पे कि फ्रेमवर्क अरेंजमेंट ऑन साइबर एंड साइबर इनेबल्ड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। थर्ड है आपका कि इंटेंट ऑफ कोऑपरेशन इन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। एंड फोर्थ है कि मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन ऑन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड जापान। तो आपका आंसर क्या है? सी, कि इंटेंट ऑफ कोऑपरेशन है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग बिटवीन इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। और ये कब शुरू किया गया था? तो बेसिकली 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। what is the significance of the collaboration between India and Japan इन 2023 रिगार्डिंग सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप? मतलब इंडिया और जापान के बीच में जो 2023 में सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप को लेकर के जो कोलेबोरेशन हुआ था उसका क्या सिग्निफिकेंस, क्या महत्व रहा है? तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें यहाँ पे, इट फोकस ऑन डेवलपिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी रिसर्च लैब्स इन इंडिया। इससे क्या होगा कि इंडिया में जो डिजिटल टेक्नोलॉजी रिसर्च लैब डेवलप किए जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे टू इट एम्स टू इनहेंस कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में जो कोऑपरेशन को इनहेंस के बढ़ावा दिया जाएगा। सी यहाँ पे इट एम्स टू स्ट्रेंथन इंडिया सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन कैपेबिलिटी। इंडिया के सप्लाई से क्या होगी कि इंडिया का जो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन कैपेबिलिटी को मजबूती मिलेगी, स्ट्रेंथन मिलेगा। फोर्थ है इट प्रमोट्स साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। से क्या होगा कि दो देशों के बीच में साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन को प्रमोट किया जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी, इट हेल्प्स टू स्ट्रेंथन द इंडिया सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन कैपेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोटॉन इम्प्रूवमेंट प्लान PIP2 प्रोजेक्ट। पीआईपी इससे जो पीआईपी प्रोटॉन इम्प्रूवमेंट प्लान PIP2 है, प्रोजेक्ट है, इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए। यहाँ पे आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स, इन तीनों में स्टेटमेंट में कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पे, तो PIP2 इज द फर्स्ट पार्टिकल एक्सीलरेटर ऑन यूएस सॉइल टू बिल्ड विद सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन विद फ्रॉम द इंटरनेशनल पार्टनर्स। Institutions from India, France, Italy, Poland and UK are part of the PIP2 collaboration। मतलब कि अमेरिकी सॉइल पे एक तरह का क्या है, फर्स्ट इंटरनेशनल पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन के द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिसमें इंडिया, फ्रांस, इटली, पोलैंड और ब्रिटेन भी इसके पार्टनर है। PIP2 will power the world most high energy neutrino beam to the deep underground neutrino experiment DUNE at a long baseline neutrino facility LBNF।
तो यहाँ पे ये 3 सेंटेंसेस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, इसमें बताना है कि करेक्ट कितने हैं। प्रोटोन इम्प्रूवमेंट प्लान PIP2 प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो ऑल 3 यहाँ पे स्टेटमेंट्स आपके क्या है, करेक्ट है। ऑल 3 स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पार्टिकल एक्सीलरेटर। पार्टिकल एक्सीलरेटर से रिलेटेड स्टेटमेंट आपको दिया हुआ, बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पे, तो लार्ज hadron कोलाइडर जो LHC है, इज द मोस्ट पावरफुल एक्सीलरेटर है, लोकेटेड कहाँ पे, सन इन जेनेवा, और जेनेवा के सन में स्थित है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि स्टैनफोर्ड लीनियर एक्सीलरेटर SLAC इज द लॉन्गेस्ट लीनियर पार्टिकल एक्सीलरेटर इन द वर्ल्ड है, जो डिस्कवर्ड क्या डिस्कवर किया, डिस्कवर्ड क्वार्क्स एंड टाउ लैप्टन को यहाँ पे डिस्कवर किया गया। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि यूरोपियन सिंक्रोटन रेडिएशन फैसिलिटी इज लोकेटेड इन ग्रेनोबल फ्रांस, ग्रेनोबल फ्रांस में स्थित है, एंड ये जो होम टू वर्ल्ड मोस्ट इंटेंस गामा रिसोर्सेस, और यहाँ पे जो बेसिकली रिसर्च रिलेटेड है वो गामा रे सोर्सेस से रिलेटेड है, यहाँ पे किया जाता है। लेकिन यहाँ पे करेक्ट की बात करें तो आपका फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन थर्ड रॉन्ग है। जो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है यहाँ पे, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे आप जैसा देख रहे हो कि गामा रे सोर्सेस की बात कर रहा है यहाँ पे, लेकिन गामा रे सोर्सेस ना होकर के यहाँ पे क्या है, एक्स रे सोर्सेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 2। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। Consider the following statements about the Aegis collaboration at CERN. क्लियर है, तो बात करें यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है कि एजिस एम इज द डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और द एंटी हाइड्रोजन। तो इससे रिलेटेड जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एजिस का एम क्या है कि डायरेक्ट मेजरमेंट करना है, किस चीज का मेजरमेंट करना है, तो अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का कहाँ, ऑन एंटी हाइड्रोजन। क्लियर है। सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एजिस इज कोलैबोरेशन एक्सक्लूसिवली अमंग यूरोपियन फिजिशियंस। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट दिया हुआ कि एजिस इज पार्ट ऑफ द सन एंटी मैटर फैक्ट्री। तो एजिस क्या है, सन एंटी मैटर फैक्ट्री का पार्ट है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो करेक्ट स्टेटमेंट्स कितने हैं। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि यूरोपियन फिजिसिस्ट ना हो करके क्या है, इंडिया और यूरोपियन दोनों के और कुछ अदर कंट्रीज के भी यहाँ पे फिजिसिस्ट का क्या कोलेब्रेशन किया गया है। इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट और थर्ड रॉन्ग, मतलब करेक्ट है और सेकेंड रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पॉजिट्रोनियम। पॉजिट्रोनियम से रिलेटेड स्टेटमेंट से दिया हुआ है। पॉजिट्रोनियम क्या है यहाँ पे, तो पॉजिट्रोनियम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। जो पॉजिट्रोनियम है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कंसिस्ट करता है। सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है कि पॉजिट्रोनियम हैज अ वेरी शॉर्ट लाइफ टाइम इन annihilating into gamma rays. Photogenesis is a perfect system of high precision experiment under edges. तो यहाँ पे आपका जो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट रॉन्ग है। फर्स्ट रॉन्ग क्योंकि जो पोजिट्रोनियम होता है क्या होता है, बेसिकली जो इसमें जो कंसिस्ट होता है पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है और पॉजिट्रॉन होता है, प्रोटॉन नहीं होता है। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग। तो पूछा क्या है कि इसमें करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, मतलब कितने कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है। इसमें ओनली वन स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कार्बन नैनोट्यूब्स। कार्बन नैनोट्यूब से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे तीन, आपको बताना है कि कितने आपके स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कार्बन नैनोट्यूब्स बी अ सिंगल वर्ल्ड और मल्टी वर्ल्ड। ये सिंगल वर्ल्ड भी हो सकता है, मल्टी वर्ल्ड भी हो सकता है।
ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है कि CNT हैज एप्लीकेशन इन फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक एंड मेडिसिन। इस जो एप्लीकेशन है इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेडिसिन में यूज किया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है कि रिसेंट मेथड फॉर सिंथेसाइजिंग कार्बन नैनोट्यूब्स ऑन अ ग्लास सबस्ट्रेट यूज केमिकल वेपर डिप्रेशन एट 750 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो आपका फर्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट है आपका क्या है, करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग। ठीक है। चलो, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नियर इंफ्रारेड लाइट। नियर इंफ्रारेड लाइट से रिलेटेड जो तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इसमें से कितने करेक्ट नहीं है ये हमें बताना है। फर्स्ट, नियर इंफ्रारेड लाइट हैज अ हायर पेनिट्रेटिव पावर देन विजुअल लाइट। जो विजुअल लाइट होती है उससे ज्यादा हायर पेनिट्रेटिव पावर नियर इंफ्रारेड लाइट की होती है। सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है कि नियर इंफ्रारेड लाइट इज अ पार्ट ऑफ अ विजुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, पार्ट ऑफ क्या, विजिबल स्पेक्ट्रम से। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि नियर इंफ्रारेड लाइट इज यूज्ड बाय सैटेलाइट्स टू ऑब्जर्व वेजिटेशन एंड सॉइल कंपोजिशन। तो यहाँ पे आपके जो स्टेटमेंट्स पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है, तो आपका ओनली वन, मतलब आपका सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि नियर इंफ्रारेड लाइट इज जस्ट बियॉन्ड एंड विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। क्लियर है। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मैगलेव। मैगलेव से रिलेटेड जो तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इसमें बताना है कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है। मैग्नेटिक लेविटेशन, मैगलेव ट्रेन्स प्रोड्यूस नो इमिशन एज दे लैक एन इंजन। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो जो मैगलेव ट्रेन प्रोड्यूस नो इमिशन एज दे लैक एन इंजन, इंजन नहीं होता है। मैगलेव ट्रेन यूज सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स। इसमें क्या होता है, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स होता है जो टू सस्पेंड द ट्रेन अबव द यू शेप्ड कंक्रीट गाइड वॉल। थर्ड स्टेटमेंट आपका, तो मैगलेव ट्रेन कैन क्रैश इन वन अनदर इफ दे ट्रेवल द सेम रूट। तो मैगलेव जो ट्रेन होती है एक दूसरे से क्रैश कर जाएंगे यदि एक क्या करेंगे, सेम रूट पे ट्रेवल करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो आपका जो करेक्ट पूछा है तो सिर्फ दो स्टेटमेंट्स करेंगे, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, थर्ड कनेक्ट मतलब करेक्ट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ड्राई आइस। ड्राई आइस से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए हुए बताने हैं इसमें कि कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं आपके। फर्स्ट, ड्राई आइस इज द कॉमन नेम फॉर अ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉमन नेम होता है वो ड्राई आइस होता है। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि ड्राई आइस चेंज डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू गैस है, इसको सॉलिड से विदाउट लिक्विड में कन्वर्ट किया डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है आपका यहाँ पे कि ड्राई आइस इज सेफ फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड वाइडली यूज्ड इन फूड प्रोसेसिंग। तो जो ड्राई आइस है उसका ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या है, इफेक्टिव है या मतलब सेफ है और इसका फूड प्रोसेसिंग में यूज किया जाता है। तो ये ऐसा नहीं है, आपका ये जो ड्राई आइस होता है वो लिथल फॉर ह्यूमन हेल्थ होता है। और ठीक है, तो आपका फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग। यदि को यहाँ पे पूछा है कि कितने करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्टेड, तो ओनली वन आर नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस से रिलेटेड जो सेंटेंस स्टेटमेंट्स हैं वो कितने करेक्ट हैं आपको ये बताने हैं यहाँ पे। पार्थेनोजेनेसिस इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक क्या, पार्थेनोजेनेसिस जो होता है एक मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक रूप होता है, फॉर्म होता है। व्हेन एम्ब्रियो इज प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन बाय स्पर्म। इसमें एम्ब्रियो प्रोड्यूस होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन बाय स्पर्म, स्पर्म के विदाउट फर्टिलाइजेशन के। सेकेंड स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है कि ऑटोमिक्सिस इज ए फॉर्म ऑफ नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। जो ऑटोमिक्सिस है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस का पार्ट है, where offspring are genetically identified clones to the mother, जबकि offspring genetically identified clones होता है मदर का। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है
एपोमिक्सिस इज ए फॉर्म ऑफ पार्थेनोजेनेसिस कॉमनली कॉमन इन प्लांट्स। केसेस में होता है, प्लांट्स में कॉमन होता है, जबकि ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली कॉपीज ऑफ पेरेंट, पेरेंट का कॉपीज होता है। यहाँ पे मदर का कॉपीज नहीं, पेरेंट का कॉपी होता है। इसलिए फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट्स आपके रॉन्ग, सॉरी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्लियर है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिसेंट साइंटिफिक एडवांसमेंट विद द फ्रूट फ्लाइज। रिसेंट साइंटिफिक एडवांसमेंट विद द फ्रूट फ्लाइज। तीन स्टेटमेंट्स यहाँ पे दे रहे हैं, आपको बताना है कि करेक्ट कितने नहीं है। ठीक है, करेक्ट कितने स्टेटमेंट्स नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, साइंटिस्ट हैव जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्रूट फ्लाई टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। साइंटिस्ट ने जेनेटिकली मॉडिफाई किया फ्रूट फ्लाइज को जो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली होते हैं। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे सेक्सुअली की जगह पे क्या ए सेक्सुअली हो, यदि हो तब आंसर करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे सेक्सुअली से आंसर करेक्ट नहीं है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पे, तो द मॉडिफिकेशन अलाउ फ्रूट्स फ्लाइज टू रिप्रोड्यूस थ्रू पार्थिनोजेनेसिस। ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पे कि द जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्रूट फ्लाइज प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग थ्रू फर्टिलाइजेशन बाय स्पर्म। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की जगह पे क्या होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन। हाँ, यदि स्टेटमेंट में रहता तो ये आपका क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता, लेकिन इस थ्रू फर्टिलाइजेशन है, विदाउट फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं, इसलिए आंसर ये क्या रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट और थर्ड आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और सेकेंड करेक्ट है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्लांट और टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, प्लांट टिश्यू, तो फर्स्ट आपको बताना है यहाँ पे आपको नॉट करेक्ट बताना है कि कितने स्टेटमेंट से दिए हुए हैं जो करेक्ट नहीं है। फर्स्ट है कि प्लांट टिश्यू कल्चर इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड प्लांट सेल। जो प्लांट सेल अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड नहीं, अनडिफरेंशिएटेड प्लांट सेल होता है, उसको कल्टीवेशन का इन्वॉल्व होता है इसमें। और वो सेल्स होते हैं, हो सकते हैं, टिश्यू हो सकते हैं, और ऑर्गेन्स ऑन अ सिंथेटिक मीडिया। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है प्लांट टिश्यू कल्चर से रिलेटेड। सेकंड है कि टोटिक पोटेंशियल रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ प्लांट सेल टू डिवाइड। तो ये क्या होता है, प्लांट सेल का एक टोटिक पोटेंसी मतलब एक एबिलिटी होती है जो डिवाइड करता है, डिवाइड एंड डिफरेंशिएट इन एनी टाइप ऑफ स्पेशलाइज सेल में, उसको क्या डिवाइड या डिफरेंशिएट कर सकता है। थर्ड स्टेटमेंट के ऑर्गेन कल्चर यूजेस सीड्स एज एन प्लांट्स फॉर कल्चरिंग प्रोसेस पर्पस। तो आपके यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है कि मतलब, सॉरी नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो आपका थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और फर्स्ट और सेकेंड आपका क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट कितना है, ए, मतलब थर्ड आपका स्टेटमेंट करेक्ट नहीं। फोर्थ की बात करें यहाँ पे, 44th जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंट न्यूज अबाउट द टिश्यू कल्चर लैब। टिश्यू कल्चर लैब से रिलेटेड जो आपका न्यूज है उससे क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। यहाँ पे आपको बताना है कि करेक्ट कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पे, द टिश्यू कल्चर लैब विल बी सेट एट द असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन दिल्ली एनसीआर रीजन। तो टिश्यू लैब कल्चर को असोला भाटी, और सोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो दिल्ली में एनसीआर में स्थित है, वहां पे इसको स्थापित किया जाएगा। इस लैब का जो एम होगा टू जनरेट सैम्पलिंग ऑफ थ्रेटन और रेयर दिल्ली ट्रीज। जो दिल्ली ट्रीज का जो थ्रेटन्ड और रेयर जो है उनका सैम्पलिंग लेकर के, जैसे कि हिंगोट, खैर और पलाश, उसको क्या वहाँ पे जनरेट किया जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे कि द प्राइमरी गोल ऑफ लैब इज टू प्रोड्यूस प्लांटलेट्स इन अ शॉर्ट टाइम यूजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू। ठीक है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे जो आप लार्ज अमाउंट देख रहे हो, यहाँ पे लार्ज अमाउंट नहीं होकर के लेसर अमाउंट से लेकर के किया जाएगा। क्लियर है? इसलिए थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। फोर्थ, 44th की बात करें यहाँ पे, फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है कि यदि लगता है कि वीडियो और एक क्वेश्चंस आपके यूपीएससी प्रीलिम्स या किसी और अदर एग्जाम्स के लिए भी लगता है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल को एज ए सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो जीपीएस स्पूफिंग। जीपीएस स्पूफिंग से रिलेटेड तीन आपके स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है यहाँ पे, नॉट करेक्ट, कितने नॉट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, जीपीएस स्पूफिंग ऑल्सो नोन एज जीपीएस सिमुलेशन। जीपीएस स्पूफिंग को क्या जीपीएस सिमुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि जीपीएस स्पूफिंग इन्वॉल्व्स ब्लॉकिंग जीपीएस सिग्नल्स टू अ रिसीवर। तो जीपीएस सिग्नल्स को क्या रिसीवर तक जो सिग्नल जाता है उसको ब्लॉक कर देता है। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि इट इज अ फॉर्म ऑफ साइबर अटैक दैट मैनिपुलेट्स जीपीएस डेटा। जो एक तरह का साइबर अटैक होता है जो जीपीएस डेटा को क्या मैनिपुलेट करता है। तो यहाँ पे करेक्ट बात करें तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है। क्यों क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जो सिग्नल्स को ब्लॉक नहीं करता है, ये जो सिग्नल है उसको ब्लॉक नहीं करता है, ठीक है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो रॉन्ग, तो यहाँ पे पूछेगा नॉट करेक्टेड कितना है, तो ओनली वन इज नॉट करेक्ट, दैट वन इज सेकंड। यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डॉक्सिंग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डॉक्सिंग। तो डॉक्सिंग से रिलेटेड यहाँ पे आपको तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि करेक्ट कितने हैं, ठीक है। फर्स्ट, doxing refers to the collection and publication of a user private information without विदाउट ऑथराइजेशन। मतलब जो यूजर्स का प्राइवेट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाए और पब्लिश कर दिया जाए विदाउट उसके ऑथराइजेशन के, तो उसको डॉक्सिंग कहा जाता है। डॉक्सिंग इज नेम्ड डॉक्सिंग इज नेम्ड फ्रॉम द फ्रेज ड्रॉपिंग डॉक्यूमेंट्स। और इसको कहाँ से लिया गया? ड्रॉपिंग डॉक्यूमेंट फ्रेज से लिया गया है। डॉक्सिंग कैन बी कंडक्टेड थ्रू, जो डॉक्सिंग है कैन बी कंडक्टेड थ्रू अ पब्लिक डेटाबेस रिसर्च, हैकिंग और सोशल इंजीनियरिंग। तो ये जो डॉक्सिंग है और कंडक्ट किया जाता है थ्रू पब्लिक क्या डेटा बेस रिसर्च के द्वारा, हैकिंग के द्वारा और सोशल इंजीनियरिंग के द्वारा। तो यहाँ पे बताना है कि तीन स्टेटमेंट्स जो डॉक्सिंग से रिलेटेड है वो करेक्ट है या नहीं है। तीनों का तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। आंसर आपका तो हो जाएगा सी। आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। यदि आपने विजन का पीटी 365 पढ़ा हुआ तो आपको क्लियरली ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कि क्वेश्चंस को कहाँ से लिया गया है और किन पैटर्न्स पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो इन क्वेश्चंस को यदि आप अटेम्प्ट करते हो तो एटलीस्ट आपकी एक्यूरेसी पता चल जाएगी कि आप कितने क्योंकि आप कितना भी बार भी पढ़ लो, जब तक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तब तक आप क्लियरिटी नहीं होगी। और एग्जाम्स में जो रॉन्ग अटेम्प्ट हो जाते हैं क्वेश्चन, उनसे आप बच सकते हो। इसलिए रिक्वेस्ट है कि एग्जाम से पहले एटलीस्ट आप इस पीडीएफ के सारे क्वेश्चंस को एक बार करके जाएं, क्योंकि आप कितनी बार भी मैगजीन को पढ़ लो, जब तक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा क्लियरिटी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मर्सेंट्री स्पाईवेयर। बात करें यहाँ पे कि मर्सेंट्री स्पाईवेयर इज डिजाइन टू इन्फिल्ट्रेट एंड कॉम्प्रोमाइज डिवाइसेस विदाउट द यूजर्स नॉलेज और कंसेंट, ठीक है। सेकेंड बात करें यहाँ पे कि जो विदाउट यूजर्स के नॉलेज और कंसेंट के बिना वो क्या कहते हैं उसके जो डिवाइसेस हैं उसको इन्फ्लेट किया जाता है या कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। मशीनरी और स्पाईवेयर टारगेट स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स टू मॉनिटर मूवमेंट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इस पे जो टारगेट किया जाता है स्पेसिफिक इंडिविजुअल को किया जाता है टू मॉनिटर मूवमेंट्स एंड कम्युनिकेशन। थर्ड है कि पेगासस, फिनस्पाई एंड गैलीलियो आर एग्जांपल्स ऑफ लेजिटिमेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। तो पेगासस, फिनस्पाई एंड गैलीलियो आर एग्जांपल्स किसका है? लेजिटिमेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का। तो ये आपका यहाँ पे सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। थर्ड रॉन्ग है क्योंकि ये जो तीनों एग्जांपल्स है पेगासस, फिनस्पाई और गैलीलियो, ये आपके लेजिटिमेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल न हो करके मर्सेनरी स्पाईवेयर का एग्जांपल है, मर्सेनरी स्पाईवेयर का एग्जांपल, इससे थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द शैलो फेक। शैलो फेक से रिलेटेड आपको जो स्टेटमेंट्स हैं आपको बताने हैं कि कितने का नॉट करेक्टेड है, कितने आपके स्टेटमेंट्स नॉट करेक्टेड। फर्स्ट की बात करें यहाँ पे तो shallow fake refers to the media altered with the conventional and affordable technology without AI.
मतलब ये क्या कि मीडिया को अल्टर दैट रेफर्स द मीडिया अल्टर थ्रू विद कन्वेंशनल एंड अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी विदाउट एआई विदाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेल्फ फेक इज ऑल्सो नोन एज क्या, चिप फेक, इसको क्या चिप फेक भी कहा जाता है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, सेल्फ फेक एंड डिप फेक आर क्रिएटेड यूजिंग द सेम एडवांस एआई टेक्नोलॉजी, तो इसको सेम एआई टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको तैयार किया जाता है, लेकिन ऐसी नहीं है। तो इसलिए ये बात करें यहाँ पे तो कि जो डीप फेक है, डीप फेक में एआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन शैलो फेक में एआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट आपका क्या है, रॉन्ग है। फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। यहाँ पे पूछा है कि नॉट करेक्ट कितने हैं, मतलब रॉन्ग कौन कौन से कितने स्टेटमेंट, तो आपके वो एक स्टेटमेंट्स आपके रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी। व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी क्या है, आपको बताना है कि व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी क्या है। व्हाइट रैबिट इसमें बताना है कि कितने आपके स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। फर्स्ट की बात करते हैं, व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स सब नैनो सेकेंड एक्यूरेसी एंड पिको सेकेंड प्रिसीजन ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। तो क्या जो सिंक्रोनाइजेशन का पिको सेकेंड और सब नैनो सेकेंड एक्यूरेसी को क्या करता है, बताता है। व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड एट अ सर्न, कहाँ पे इसको सन में डेवलप किया गया है, फॉर ए यूज इन लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एसिलेटर चेन। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एलएचसी एसिलेटर चेन में। ठीक है, थर्ड यहाँ पे स्टेटमेंट्स की बात करें कि व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी वाज इंक्लूडेड इन प्रिसीजन टाइम प्रोटोकॉल। प्रिसीजन टाइम प्रोटोकॉल में इसका प्रयोग किया जाता है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इन 2012। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है क्या है, रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि ये जो इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम यूज किया गया था 2012 में, लेकिन यदि बात करें यहाँ पे स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड के 2020 में इसका इंक्लूड किया गया था, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। और करेक्ट कितना है, फर्स्ट और सेकंड आपके स्टेटमेंट्स करेक्ट। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के बारे में आपको बताना है, यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें बताना है कि करेक्ट कितने स्टेटमेंट्स नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एस्केलेटर है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो क्या है, करेक्ट है। सेकंड बात करें तो जो लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर फर्स्ट यूज इन 2020, तो यहाँ पे 2020 न होकर के 2012 में इसका फर्स्ट यूज किया गया था। थर्ड स्टेटमेंट है कि डब्ल्यू आर टेक्नोलॉजी यूज इन द एलएससी एसिलेटर चेन, तो इसका एलएस जो व्हाइट रैबिट जो आपका टेक्नोलॉजी है उसका यूज एलएससी एसिलेटर चेन में किया जाता है। तो आपका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो यहाँ रॉन्ग मतलब नॉट करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्पेस वेदर। स्पेस वेदर से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट्स बताने हैं। स्पेस वेदर, स्पेस वेदर इज लार्जली कंट्रोल्ड बाय द सन एक्टिविटी, जो सन एक्टिविटी होती है उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट्स की बात करें यहाँ पे कि सोलर फ्लेयर्स आर लार्ज एक्सपल्सन ऑफ प्लाज्मा एंड मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सन कोरोना, जो सूर्य का कोरोना है उसके मैग्नेटिक फील्ड और प्लाज्मा के लार्ज एक्सपल्सन का नतीजा सोलर फ्लेयर्स है। सेकेंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट की बात करें कि जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म, जो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स कॉज्ड बाय द स्पेस वेदर, जो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म होता है स्पेस वेदर के कारण होता है, एंड कैन अफेक्ट पावर ग्रिड्स एंड कॉज अरोराज ऑन अर्थ, जो क्या पावर ग्रिड को अफेक्ट करता है और इसकी और क्या कॉज करता है, अरोरा ऑन अर्थ। तो आपका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि सोलर फ्लेयर्स आर सडन और इंटेंस एक्सप्लोजन होता है एनर्जी का ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, लार्ज एक्सपल्सन प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड का नहीं होता है। क्लियर है, इसलिए आपका फर्स्ट और थर्ड आपका स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्टारलिंक। स्टारलिंक के बारे में आपको बताना है कि कौन कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो स्टारलिंक इज ए कंस्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स इन लो अर्थ ऑर्बिट क्रिएटेड बाय स्पेसएक्स। तो स्टारलिंक क्या है? स्पेस एक्स के द्वारा जो एलन मस्क की कंपनी उसके द्वारा एक डेवलप किया गया एक बेसिकली सैटेलाइट का क्या है, कंस्टलेशन है। और जो स्थापित कहाँ पे है? जो अर्थ का लोअर ऑर्बिट है वहां पे इनको स्थापित किया गया। ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पे, इसका एम की बात करें तो प्रोवाइड ग्लोबल इंटरनेट कवरेज स्पेशली थ्रू रिमोट रीजन। मतलब पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट कवरेज को प्रोवाइड करना है, इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। इवन जो रिमोट रीजन्स जहाँ पे वैसे आप नहीं पहुंच सकते वहां भी आपको इंटरनेट सर्विसेज दी जाएंगे। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो स्टारलिंक सैटेलाइट्स आर पोजीशन एट द अल्टीट्यूड ऑफ 4200 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है कि 4200 किलोमीटर में न होकर के इनको 550 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे इसको रखा जाता है। आंसर आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर स्टेटमेंट्स अबाउट द चाइनीज सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एससीटी। बात करें यहाँ पे कि तियानटोंग 1 इज द वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट सीरीज डेवलप्ड बाय चाइनीज साइंटिस्ट के द्वारा। फर्स्ट सैटेलाइट सीरीज है तियांगटोंग 1। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो तियांगटोंग 1 इनेबल्स a स्मार्टफोन कॉल्स विदाउट द नीड्स ऑफ अ ग्राउंड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक सेलुलर टावर्स। मतलब इसमें क्या होगा कि आप डायरेक्ट कॉल्स स्मार्टफोन कॉल कर सकते हैं विदाउट सेलुलर टावर, मतलब जो टावर्स होते हैं उनके विदाउट हेल्प के। थर्ड स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है यहाँ पर कि जो Tiangong series of satellite placed in the geosynchronous orbit of altitude of 36,000 किलोमीटर, मतलब 36,000 किलोमीटर के ऑर्बिट पे इसको स्थापित किया गया था। यहाँ पे बताना है आपको कि कितने स्टेटमेंट से रिलेटेड करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आपके क्या है, करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सेमी क्रायोजेनिक इंजन SCE-200। सेमी क्रायोजेनिक इंजन की बात करें यहाँ पे, सेमी क्रायोनिक इंजन SCE-200 के बारे में। फर्स्ट, इसरो रिसेंटली कंडक्टेड द फर्स्ट प्री बर्न इंडिकेशन ट्रायल प्रोब। मतलब इसरो के द्वारा ये फर्स्ट क्या क्या ट्रायल किया गया इस पे। ठीक है। सेकंड, जो SCE-200 यूटिलाइज लिक्विड ऑक्सीजन एज एन ऑक्सीडाइजर, मतलब ऑक्सीडाइजर के रूप में इसमें लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। और जो फ्यूल होता है वो क्या होता है? रिफाइंड केरोसिन का प्रयोग किया जाता है। SCE-200 का एम क्या है? टू इम्प्रूव द पेलोड कैपेसिटी ऑफ द लॉन्च व्हीकल मार्क 3 एंड फ्यूचर लॉन्च व्हीकल्स। उनकी कैपेसिटी, पेलोड कैपेसिटी को क्या करना है? इंप्रूव करना है। इसका क्या और क्या एम है? यहाँ पे बताना है करेक्ट कितने हैं, तो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स यहाँ पे क्या है, करेक्ट। आंसर क्या? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जूनो मिशन। जूनो मिशन क्या है बताइए? जूनो मिशन क्या है? तो ऑप्शंस की बात करें यहाँ पे, तो जूनो वाज लॉन्च्ड इन 2011 विद द एम ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ जुपिटर। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे। 2011 में जूनो को लॉन्च किया गया था, जिसका मतलब बेसिक पर्पस क्या था कि ओरिजिन एवोल्यूशन ऑफ जुपिटर के बारे में जानना है। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि जूनो एक्सटेंडेड मिशन विल कंटिन्यू इन्वेस्टिगेट टू ऑफ जुपिटर अंटिल 2025 एट द एंड ऑफ द स्पेसक्राफ्ट लाइफ। मतलब स्पेसक्राफ्ट लाइफ के एंड तक या 2025 तक इसको क्या इन्वेस्टिगेशन करना है। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है कि जूनो मिशन एम्स टू एक्सप्लोर द केमिस्ट्री एंड हैबिचुअलिटी ऑफ हैबिटेबिलिटी ऑफ सैटर्न मून टाइटन। जो सैटर्न का मून टाइटन है उसके करने के लिए। तो आपका फर्स्ट और सेकंड आपका क्या है, स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो जूनो मिशन का जो अपना एम है क्या है, बेसिकली एम क्या है कि जुपिटर पे फोकस किया गया है, ना कि सैटर्न मून और टाइटन्स पे फोकस किया गया है। ठीक है। इसके फोकस करने के लिए जो एक मिशन को लॉन्च किया गया, उस मिशन का नाम क्या है? ड्रैगन ड्रैगन फ्लाई मिशन नाम दिया गया है, जो सैटर्न के जो मून है टाइटन, उसको क्या करेगा? केमिस्ट्री और हैबिटेबिलिटी को क्या मॉनिटर करेगा और उसके उस पर स्टेप, तो उसको मिशन का नाम है ड्रैगन फ्लाई मिशन। क्लियर है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ड्रैगन फ्लाई मिशन। ड्रैगन फ्लाई मिशन के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है।
ठीक है, कि कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। तो ड्रैगन फ्लाई इज द फोर्थ मिशन ऑफ द नासा न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम। फोर्थ मिशन है नासा का न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम्स का। इसका एम की बात करें, एम ऑफ द ड्रैगन टू एक्सप्लोर द केमिस्ट्री एंड हैबिटेबिलिटी ऑफ द सैटर्न मून टाइटन। जो सैटर्न का मून है टाइटन, उसको स्टडी करने के लिए बेसिकली किया गया। Titan is the only satellite in our solar system known as to be blanketed by a dense atmosphere and hot liquid on liquid sea on its surface। तो इसके सरफेस पे क्या हॉट लिक्विड सी पाया गया है। तो यहाँ पे बताना है कि तीनों के कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ऑल थ्री आर करेक्ट। आंसर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें यहाँ पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कलाम 250 रॉकेट। तो कलाम 250 रॉकेट के बारे में आपको तीन स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको बताना है कि करेक्ट कितने स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे करेक्ट हैं। ठीक है। कलाम 250 द स्टेज 2 ऑफ द विक्रम 1 स्पेस लॉन्च व्हीकल। तो कलाम 250 क्या है? स्टेज 2 है किसका? विक्रम 1 स्पेस लॉन्च व्हीकल का। कलाम 250 रॉकेट यूज सॉलिड फ्यूल एंड हाई परफॉर्मेंस इथिलीन प्रोपिलीन डाइन टेरापोलीमर ईपीडीएम थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम। थर्ड स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है कि सॉलिड प्रोपेलेंट फॉर कलाम 250 वाज प्रोसेस्ड बाय स्काईरूट स्पेस एरोस्पेस एट देयर नागपुर फैसिलिटी। ठीक है। तो आपका यहाँ पे बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है। फर्स्ट और सेकंड आपका करेक्ट है, थर्ड रॉन्ग है। क्योंकि यहाँ पे ये जो किया जा रहा है, अ, यहाँ पे सोलर जो आप देख रहे हो कि स्काई रूट एरोस्पेस न हो करके यहाँ पे आंसर है आपका सोलर इंडस्ट्रीज के द्वारा इसको क्या प्रोसेस किया जा रहा है। इसलिए आपका थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। ठीक है। बाकी आप डिटेल्स यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे। Consider the following statement about the Chang'e 6 lunar probe। Chang'e 6 lunar probe के बारे में यहाँ पे बताना है कि कितने स्टेटमेंट से इससे रिलेटेड करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट है यहाँ पे Chang'e 6 aims to bring back samples from the ये बेसिकली क्या करेगा कि सैंपल्स को लाएगा फ्रॉम द नियर साइड ऑफ अ मून। मून के नियर साइड से। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सेकेंड स्टेटमेंट द चांग 6 मिशन एक्सपेक्टेड टू मेक अ सॉफ्ट लैंडिंग इन द साउथ पोल ऑफ द मून। तो मून के जो साउथ पोल है वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग कराना है स्पेशली इन एक्टेन बेसिन। उस बेसिन का नाम क्या है? एक्टेन बेसिन। चांग 6 मिशन इंक्लूड द आइस क्यूब आई क्यूब क्यू और वाइटर एंड क्यूब से डेवलप्ड बाय चाइना के द्वारा डेवलप किया गया। तो यहाँ पे आपका सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्यों? ठीक है, ये चाइना के द्वारा नहीं होगा, नहीं किया गया, पाकिस्तान के द्वारा किया गया। ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखोगे कि आपके दो से पूछा है कि नॉट करेक्ट कितने, तो आपके दो स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कोल्ड डार्क मैटर एंड वीकली इंटरैक्टिव मैसिव पार्टिकल। तो यहाँ पे आपको तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, बताना है कि कोल्ड डार्क मैटर और वीकली इंटरैक्टिव मैसिव पार्टिकल से रिलेटेड कितने स्टेटमेंट्स आपको करेक्ट हैं। ठीक है। फर्स्ट की बात करें यहाँ पे तो सीडियम जो है कोल्ड डार्क मैटर कंस्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ द करंट यूनिवर्स। जो करंट यूनिवर्स है उसके 25% को क्या कवर करता है। सेकेंड स्टेटमेंट है आपका कि विम्प इज जो विम्प मतलब वीकली इंटरैक्टिव मैसिव पार्टिकल्स इज ए प्रोमिसिंग कैंडिडेट फॉर एक्सप्लेनिंग डार्क मैटर। जो डार्क मैटर को एक्सप्लेन करता है एंड राइजिंग नेचुरली इन द एक्सटेंशन ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि विम्स इंटरैक्टिंग स्ट्रांगली विद अदर पार्टिकल्स एंड एमिट लाइट। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली टू। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द क्वार्क्स। क्वार्क्स से रिलेटेड आपको बताने हैं स्टेटमेंट्स। ठीक है। क्वार्क्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल एंड आर नॉट मेड अप ऑफ एनी अदर पार्टिकल्स। ठीक है। क्वार्क्स क्या एलिमेंट्री पार्टिकल होता है जो नॉट मेड अप ऑफ एनी अदर पार्टिकल से बनता नहीं है।
ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि quarks can exist in isolation and also and often found in individual particles। तो ये सेकेंड जो स्टेटमेंट्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, फर्स्ट करेक्ट है, सेकेंड रॉन्ग है। थर्ड की बात करें तो क्वार्क्स आर अल्टीमेटली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ विजिबल मैटर इन द यूनिवर्स। ठीक है। तो ये जो क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स है मैटर्स का। ठीक है। तो ये सेकंड थर्ड स्टेटमेंट पे आपका रॉन्ग है, तो आप करेक्ट कितने, करेक्ट आपका ओनली वन है, फर्स्ट वन इज करेक्ट, सेकंड और थर्ड इज रॉन्ग। स्क्रीन से आप यहाँ से देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का चुबो में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में विजन आईएएस का जो पीटी 365 का करंट अफेयर्स है, बेसिकली जनवरी टू मई और अप्रैल टू दिसंबर का जो मैगजीन है उसका कंपाइल्ड हमने क्वेश्चंस यहाँ पे तैयार किया, टॉप 500 क्वेश्चंस को तैयार किया। ये सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए इन क्वेश्चंस को तैयार किया गया जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत ज्यादा ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चंस है डायरेक्टली आपको यहाँ से ये जो 500 आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे। बात करें हम लोग की ऑलरेडी हमने दो वीडियो इस पे बना दिया है, साइंस टेक से शुरू किया है इसको। ठीक है। तो ऑलरेडी आपके साइंस टेक के 60 तक के क्वेश्चंस ऑलरेडी ऑलरेडी कर दिए हैं, इसे यहाँ से हम लोग 61 से शुरू करेंगे। यदि आप इन 500 क्वेश्चंस की पीडीएफ आप लेना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस है आपको यदि आपने ऑलरेडी मैगजीन को पढ़ा हुआ है तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके अपनी एक्यूरेसी को आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आप जो अटेम्प्ट कर रहे हैं वो करेक्ट हो हैं या फिर रॉन्ग हो रहे हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ इथिलीन एंड लिक्विड हाइड्रोजन इन द फूड प्रोसेसिंग। फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे कि जो इथिलीन है इथिलीन और लिक्विड नाइट्रोजन का फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, उससे क्या और उससे रिलेटेड तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए, आपको बताना है कि इन तीनों में से करेक्ट कितने स्टेटमेंट्स है। इथिलीन इज प्राइमली यूज टू इनहिबिट फ्रूट राइपनिंग। इथिलीन का जो फल को पकाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है यहाँ पे, इथिलीन एक्सपोजर कैन रिजल्ट इन long term health effect including irritation of eyes, skin and respiratory passage। एथिलीन का यदि हम बात करें तो हेल्थ इफेक्ट्स काफी होता है, जैसे कि हमारा इरिटेशन ऑफ आइज का होता है, स्किन इफेक्ट होता है, रेस्पिरेटरी और एंड पैसेज। लिक्विड नाइट्रोजन यूज्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री प्राइमरी फॉर हीटिंग एंड कुकिंग पर्पस। तो ये आपका स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। ठीक है। जितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड आपका करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करें यहाँ पे, व्हाई हैज ग्लाइसेमिक इंडेक्स हैज बीन इन न्यूज रिसेंटली। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का न्यूज में क्यों रिसेंटली अभी हो रहा है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है कि स्टडी हैज रिवील्ड द एसोसिएशन बिटवीन जीआई एंड द रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चंस ज्यादा है इसलिए हम थोड़ा फास्ट लेकर चल रहे हैं। इन्फ्लुएंजा ए वायरस आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन, इन्फ्लुएंजा ए वायरस को क्लासिफाइड किया गया किसके बेस पे, आंसर आपका बी, हेमोग्लोबिन एच और न्यूरामिनिडेस एन के बेस पे इसको क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, व्हाई हैज मैग्नेटिक रेजोनेंस टेक्नोलॉजी एमआरआई टेक्नोलॉजी इन न्यूज रिसेंटली, रिसेंटली न्यूज में रहा है, क्योंकि बात करें यहाँ पे तो आईसेट द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल एमआरआई माना गया। जो आईसेट है वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल एमआरआई है, आज स्कैन द फर्स्ट इमेज ऑफ ह्यूमन ब्रेन, जिसने क्या किया है, ह्यूमन ब्रेन का फर्स्ट इमेज स्कैन किया है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे,
वाई हैज नाइजीरिया इन रिसेंटली न्यूज, क्यों न्यूज में रहा है, क्योंकि ये जो है कि फॉर बिंग फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस द मेन सीवी वैक्सीन, इसने क्या है, मेन 5 सीवी वैक्सीन को इसने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। Nigeria has been on the news for becoming the first country in the world to introduce the main 5CV vaccine, which offers protection against the 5 strain meningococcus bacteria in a single shot. नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं यहाँ पे, व्हाट इज थ्रोम्बोसिस, व्हाट इज थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम रिसेंटली मेंशन इन न्यूज। अभी ये न्यूज में क्यों रहा है, क्योंकि रेयर साइड इफेक्ट ऑफ एस्ट्राजेनेका कोविड, जो अभी आप देख रहे हो कि जो कोविड-19 वैक्सीन का जो साइड इफेक्ट्स हो रहा है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट इज सारा, व्हाट इज सारा रिसेंटली इन अनवील्ड इन द रिसेंटली अनवील्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अनवील्ड किया गया। तो ये क्या है बेसिकली, तो ये है आपका डिजिटल हेल्थ प्रोमोटर प्रोवाइडेड बाय जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा पावर किया गया है। क्या है, डिजिटल हेल्थ प्रोमोटर। ठीक है, सारा के बाद यदि हम फुल की बात के नेम की बात करें तो सारा स्टैंड फॉर स्मार्ट एआई रिसोर्स असिस्टेंस फॉर हेल्थ, और ये बेसिकली डिजिटल हेल्थ को ये प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सोडियम बेंचमार्क रिलीज बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो सोडियम बेंचमार्क का रिलीज किया गया है उसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस है टू प्रिवेंट क्रोनिक कंडीशन रिलेटेड टू हाई ब्लड प्रेशर एंड ओबेसिटी। बाकी आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देख सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कोविनेट लॉन्च्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो लॉन्च किया गया कोविनेट। का आंसर है आपका बी टू फैसिलिटेट एंड कोऑर्डिनेट ग्लोबल एक्सपर्टाइज फॉर कोरोना वायरस सर्विलांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेट्रो ट्रांसपोसॉन्स इज करेक्ट, इसमें से कौन सा रेट्रो ट्रांसपोसॉन्स से रिलेटेड करेक्ट है। आंसर आपका डी, दे इंटीग्रेट देयर प्रोडक्ट डीएनए इनटू न्यू साइट्स इन द होस्ट जीनोम। जो होस्ट जीनोम होता है उसके न्यू साइट्स पे जो क्या करता है, जो डीएनए है वहाँ उसको क्या इंटीग्रेट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट डिस्क्राइबर द माइक्रोबायो। ये चार सेंटेंस मतलब चार ऑप्शंस दिए उसमें माइक्रोबायोम का कौन सा आपको बेस्ट है, जो क्या कर सकता है, डिस्क्राइब कर सकता है। तो ये माइक्रोबायोम कलेक्शन ऑफ ऑल माइक्रोबायोम इंक्लूडिंग बैक्टीरिया फंगी वायरस एंड देयर जीन्स दैट नेचुरली लाइव ऑन आवर बॉडीज एंड इनसाइड अस। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्पाई और रिनाissance सैटेलाइट्स। तो इसका आंसर है आपका सी, प्रोवाइड इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन इन द मिलिट्री एक्टिविटी फॉर ऑफ फॉरेन कंट्रीज के मिलिट्री एक्टिविटी का जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर लॉन्चिंग सैटेलाइट्स एंड मिसाइल फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट से जो सैटेलाइट्स और मिसाइल को क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है, उसका प्राइमरी रीजन क्या है, उसका रीजन है टू टेक एडवांटेज ऑफ द इनिशियल बूस्ट बाय द अर्थ रोटेशन। ठीक है, which organization conduct the successful test of अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का क्या किया गया, सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। तो आंसर है आपका सी, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के द्वारा। ठीक है, किसके साथ, डीआरडीओ के साथ मिल करके। द सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ द अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल कंडक्टेड बाय द स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड along with the DRDO. Who developed the supersonic missile? Who developed the supersonic missile assisted release of torpedo smart system? ठीक है, ये पूछा जा सकता है। आंसर आपका सी, डीआरडीओ। व्हाट आर जो एटमॉस्फेरिक मिसाइल ईएमएस। ठीक है, तो क्या है सी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स है।
व्हाट इज सी डोम डिफेंस सिस्टम? सी डोम डिफेंस सिस्टम क्या है? द नेवल वर्सन ऑफ आयरन डोम। एयर डिफेंस सिस्टम का क्या है? नेवल वर्सन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रैम्पेज मिसाइल। रैम्पेज मिसाइल से रिलेटेड स्टेटमेंट्स की बात करें यहाँ पे, तो कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है? फर्स्ट इज द रैम्पेज मिसाइल इज ए लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक एयर टू सरफेस प्रेसिजन स्ट्राइक मिसाइल है। यह डेवलप किया गया था इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और इजराइल मिलिट्री इंडस्ट्री सिस्टम के द्वारा। मिसाइल हैज a रेंज ऑफ 250 किलोमीटर रेंज है और गाइडेड बाय जीपीएस और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम आईएनएस नेविगेशन विद एनी जैमिंग कैपेबिलिटी के तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है टेम्पेच मिसाइल से रिलेटेड। यहाँ पे बात करें हम लोग कैमिकेज ड्रोन के बारे में। कैमिकेज ड्रोन क्या है, इससे रिलेटेड सेंटेंसेस की बात करेंगे, कितने स्टेटमेंट्स आपके क्या है करेक्ट है। इंडिया फर्स्ट कैमिकोज ड्रोन डेवलप किया गया था कैडेट कैडेट डिफेंस सिस्टम के द्वारा किया गया है विद इसके डीआरडीओ के साथ मिलकर के। केमिकल ड्रोन को और क्या नाम से जाना था? नोन एज लोटरिंग एरियल म्यूनिशन और सुसाइडल ड्रोन डिजाइन टू क्रैश इनटू देयर टारगेट। These drones are later over the target area for a long duration, have a present target capability and adaptable to various terrains, flying range of between 150 से 300 किलोमीटर के रेंज में वो क्या करता है? फ्लाई कर सकता है। तो आंसर यहाँ पे बात करें और फुल चारों के चारों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। आप कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेटवर्क सर्विस, मतलब नास एंड कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च के स्टार से रिलेटेड है। यहाँ पे बताना है आपको कि कितने स्टेटमेंट से रिलेटेड करेक्ट है। द मार्केट फॉर नास इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू 1.18 बिलियन इन 24-25 टू 7.32 बिलियन बाय 2029, मतलब 2024 में 1.1 बिलियन से लेकर के 2029 तक कितना हो जाए? 7.32 बिलियन तक हो सकता है इसका मार्केट। नास की बात करें तो क्या है? इट इज अ क्लाउड सर्विस मॉडल वेयर कस्टमर्स रेंट नेटवर्किंग सर्विस फ्रॉम क्लाउड प्रोवाइडर्स, अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी इन पेमेंट बेस्ड ऑन द यूजेज एंड स्केलेबिलिटी। यूजेज और स्केलेबिलिटी के आधार पर वो क्या पेमेंट कर सकते हैं। के स्टार की बात करें तो के स्टार वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 48 सेकंड लॉन्ग ऑपरेशन आफ्टर 100 million degree. K-star fusion reactor reached temperature even has several times that of sun cores in the latest advanced for a nuclear fusion. K-star also mentioned high confidence mode for over 100 second which is a stable plasma state. तो यहाँ पे ऑल 5 स्टेटमेंट्स आपके क्या है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, consider the following statement regarding the electric vertical takeoff and landing pivotal aircraft and piezoelectricity। तो इससे पूछना आपको बताना है कि इन चार स्टेटमेंट्स दिए हैं, इविटोल और इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और पीजो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। तो ये आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स करेंगे। इविटोल आर न्यू क्लास ऑफ एयर मोबिलिटी सॉल्यूशन that use electric power for hovering, takeoff and landing. Most utilizes distributed propulsion technology, integrating a complex propulsion system with the airframe. Piezoelectric bone Profession hearing implant Visaya successfully conducted at the Command Hospital, Pune, making first government hospital in India to do so. Piezoelectric refers to the generation of positive and negative electric charge, opposite side of the non-conducting crystals when crystal is mechanical pressure. तो यहाँ पे आपके ऑल 4 स्टेटमेंट्स क्या है करेक्ट। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनसॉल्युबल सल्फर और पॉलीमर सल्फर से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट आपका क्या है करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स क्या है करेक्ट है। फर्स्ट बात करें तो insoluble sulfur is a insoluble sulfur is a crystalline form of sulfur that readily dissolved in a carbon disulfide। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इजिली डिजोल्व हो जाता है कार्बन डाइसल्फाइड में, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग करेक्ट नहीं है। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो गया।
सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पे कि इंसॉल्युबल सल्फर इज कॉमनली यूज्ड वल्कनाइजेशन एस्टेटर इन द रबर इंडस्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है, इस करेक्ट है। थर्ड, एंटी डंपिंग प्रोब्स हैव बीन इनिशिएटेड इन इंपोर्ट्स ऑफ इंसॉल्युबल सल्फर फ्रॉम चाइना एंड जापान, ये भी करेक्ट है। आपके स्टेटमेंट्स की सॉरी ये रॉन्ग है, ठीक है। तो आपके सिर्फ स्टेटमेंट टू क्या है करेक्ट। हाँ, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिस्फेनॉल ए। बिस्फेनॉल ए से रिलेटेड यहाँ पे सेंटेंसेस की बात कर बताना है कि कितने तीन स्टेटमेंट में थे, कितने स्टेटमेंट्स आपके क्या है करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो बिस्फेनॉल ए इज प्राइमरी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ पॉलीइथिलीन प्लास्टिक। तो पॉलीइथिलीन प्लास्टिक में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो पॉलीइथिलीन प्लास्टिक आंसर न होकर के यहाँ पे होगा पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक और एपॉक्सी रेजिन्स में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। सेकंड बात करें यहाँ पे कि नेगोशिएशन आर अंडरवे अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ यूएनईपी टू एड्रेस द प्लास्टिक पोल्यूशन including the usage of harmful chemicals such as bisphenol A. Exposure of bisphenol can potentially impact the health of the fetus, infants and children के पे काफी इसका हेल्थ इफेक्ट होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड और थर्ड क्या है करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गोल्डन। गोल्डन से रिलेटेड क्या है यहाँ पे कि गोल्डन इज अ सीट ऑफ गोल्ड। गोल्डन क्या है, सीट ऑफ गोल्ड दैट इज जस्ट वन एटम थिक, ठीक है। तो ये बात करें यहाँ पे कि जो गोल्डन है वो सिर्फ प्योर गोल्ड का ये बना नहीं होता है, ठीक है। इसमें सिलिकॉन और लेयर भी होता है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है करेक्ट नहीं है। सेकंड की बात करें तो इट क्रिएटेड बाय द सैंडविच टाइटेनियम कार्बाइड लेयर बिटवीन द सिलिकॉन layer and depositing gold allowing gold atoms to replace silicon forming a mono layer। ये सेकेंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पे कि गोल्डन इज अप्रोक्सीमेटली 100 नैनोमीटर थिक मेकिंग 400 टाइम्स थिनर देन द थिनेस्ट कॉमर्शियल अवेलेबल गोल्ड लीफ, ठीक है। तो ये आपका ए वाला स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो सिर्फ आपका जो आंसर होगा बी, मतलब सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट आंसर होगा, ओनली हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑक्जी, तो ऑक्जीटोसिन। ऑक्जीटोसिन से रिलेटेड है यदि स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पे तो फर्स्ट ऑक्जीटोसिन इज हार्मोन, ऑक्जीटोसिन इज अ हार्मोनल प्राइमरी सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट इट हेल्प न्यू मदर फ्रॉम एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर गिविंग बर्थ, दिया जाता है न्यू मदर्स को। ऑक्सीटोसिन इज रेगुलेटरी अंडर द सेक्शन 26 ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 इन इंडिया 1948 के अंदर ये आता है। तो आपका सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे जो आपने ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्राइमरी सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड दिया है, तो यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड ना होकर के आपका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। तो इसलिए हम सेकंड थर्ड आपका करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है। तो करेक्टेड पूछा तो कितने स्टेटमेंट्स करेक्टेड, तो ओनली टू स्टेटमेंट्स करेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्लोरोपिक्रीन के बारे में, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो क्लोरोपिक्रीन का है यहाँ पे कि बताना है कि नॉट करेक्टेड कितने, कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे नॉट करेक्टेड। तो क्लोरोपिक्रीन ये जो प्राइमरी यूज्ड पेस्टिसाइड नॉट एम्प्लॉयड एज ए वारफेयर एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग क्योंकि इसको वारफेयर एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, नॉट ऑफ, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पे रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, इट वाज फर्स्ट यूज एज अ पॉइजन गैस इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाय द बोथ एलाइड एंड सेंट्रल पावर के द्वारा इसको पॉइजन गैस के रूप में यूज किया गया था। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे क्लोरोपिक्रीन इज अ कलरलेस गैस दैट रिमेन्स इन द लिक्विड फॉर्म एट अ रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि रूम टेम्परेचर यहाँ पे आंसर नहीं होगा। तो और ये कलरलेस क्या होता है, हल्का मतलब येलो ऑयली लिक्विड होता है, ठीक है।
तो आपका स्टेटमेंट्स कितने स्टेटमेंट से रॉन्ग है? फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट्स रॉन्ग है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नाइट्रोप्लास्ट। नाइट्रोप्लास्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे पूछा कि नॉट करेक्टेड कितने हैं। फर्स्ट, नाइट्रोप्लास्ट है टाइप ऑफ ऑर्गेनेल डिस्कवर्ड इन मैरिन एल्गी। मैरिन एल्गी में इसका क्या डिस्कवर किया गया है? नाइट्रोप्लास्ट इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसका यूज होता है एंड कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन गैस इनटू एजिबल फॉर्म ऑफ सेल ग्रोथ। थर्ड है नाइट्रोजन फिक्सेशन ओनली नॉन फॉर अगर बैक्टीरिया एंड आर्की नॉट इन यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। Consider the following statement regarding a LIDAR and Geographical Information System GIS in the context of नमामि गंगे योजना। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है। LIDAR is a remote sensing method use light in the form of a pulsed laser to measure distance of the earth surface को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। टू टाइप ऑफ LIDAR, फर्स्ट होता है टोपोग्राफिक LIDAR which use near infrared laser to map land surface को मैप करने के लिए, और सेकंड है बैथीमेट्रिक LIDAR जिसका यूज किया जाता है ग्रीन लाइट टू मेजर द सी फ्लोर एंड रिवर बेड एलिवेशन। सी फ्लोर और रिवर बेड के एलिवेशन को मेजर करने के लिए। जीआईएस क्या है? कंप्यूटर सिस्टम दैट एनालाइज डिस्प्ले जियोग्राफिकल रेफरेंस इन्फॉर्मेशन बाय अटैचिंग डेटा इनटू यूनिक लोकेशन। यहाँ पे ऑल थ्री स्टेटमेंट्स क्या है? करेक्ट है। फ्रेंड्स, लगता है कि वीडियो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लाउड कंप्यूटिंग एंड मेघराज। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स आपके क्या है? करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पे, तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड एक्सेस ऑफ अ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज सच एज फिजिकल सर्वर और वर्चुअल सर्वर, डेटा स्टोरेज, नेटवर्किंग कैपेबिलिटी एंड ओवर द इंटरनेट यूज पे फॉर यूजिंग प्राइसेस। ठीक है, मेघराज की बात करें, मेघराज इज इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव एम्ड एट प्रमोटिंग एंड adoption ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी across वेरियस सेक्टर। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव का मेंशन नहीं है। ठीक है, और इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या है? रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो क्लाउड कंपनी ऑफर्स कस्टमर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी कंपेयर टू द ट्रेडिशनल ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपका फर्स्ट क्या है? फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, consider the following statement regarding the continuous operating reference station course and survey of village abadi and mapping with employers technology village area that is a स्वामित्व। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको तीन सेंटेंस स्टेटमेंट्स हैं, बताने के कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है। तो कंटिन्यूस ऑपरेटिंग रेफरेंस कोर्स नेटवर्क एक्यूरेट जियो सिंक्रोनस ग्राउंड ट्रथिंग एंड डिमार्केशन ऑफ लैंड्स होता है। कोर्स नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ रियल टाइम positioning a base station that broadcast correction through a internet. Swamitwa is an initiative aimed at serving villages and mapping with the improvised technology in rural areas to provide accurate land records को स्वामित्व के द्वारा क्या मेजर किया जा सकता है, मैपिंग किया जाता है। तो आंसर आपका ऑल थ्री हो जाएगा, ऑल थ्री। बाकी डिस्क्रिप्शन यहाँ से आपको नीचे मिल जाएगा। Consider the following statement regarding the geotagging initiatives, Geo मनरेगा and प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम PMGW के। तो आपको करेक्ट बताने हैं यहाँ पे, तो जियो मनरेगा इज जियो टैगिंग इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री किसका? रूरल डेवलपमेंट इन कोलैबोरेशन विद रिमोट सेंसिंग एनएसआरसी इसरो और इंडियन इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ। जियो टैगिंग इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ द जियो ग्राफिकल लोकेशन एसेट्स ड्यूरिंग द महात्मा गांधी मतलब मनरेगा 2005 और प्रधानमंत्री पीएमजेवीवाई के बाय एडिंग द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स। इसका मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें जो रहेगी, तो जियो मनरेगा और पीएमजेवीके इज टू इनहांस ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी मॉनिटरिंग एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बाय द एक्यूरेट डॉक्यूमेंटिंग देयर जियोग्राफिकल लोकेशन। ठीक है, तो ये सारे यूज करिए इसका लिए, तो आंसर आपका ऑल थ्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और टोकनाइजेशन ऑफ कार्ड्स बाय द रिजर्व ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे बताने के करेक्ट स्टेटमेंट्स कितने, तो
टोकेनाइजेशन इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसेट्स नोन एज अ टोकन ऑन अ ब्लॉकचेन नेटवर्क। द ब्लॉकचेन टोकेनाइजेशन बेसिकली क्या होता है, ब्लॉकचेन नेटवर्क में जो क्या है कि एसेट्स का डिजिटल रिप्रेजेंटेशन को क्रिएट किया जाता है, उसे टोकन कहा जाता है। ब्लॉकचेन इज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी एंड enables the secure and transparent recording और ट्रांजेक्शन ट्रैकिंग ऑफ एसेट्स विद इन द नेटवर्क। ट्रांजेक्शन को का रिकॉर्ड किया जाता है और बाकी ट्रैकिंग किया जाता है नेटवर्क विद इन नेटवर्क। RBI has introduced a tokenization of a method to enhance security of a card transaction by replacing sensitive card details with a unique tokens। का करेक्ट आंसर है फॉल्स है, बाकी यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID टेक्नोलॉजी और वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव। बात करें यहाँ पे कि करेक्ट कितने हैं आपके, तो RFID टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। मतलब RFID जो टेक्नोलॉजी होता है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज किया जाता है फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। सेकंड स्टेटमेंट का RFID कंसिस्ट ऑफ टैग्स एंड रीडर्स that require a direct line of sight to share the information। इसे सेकंड रॉन्ग है। थर्ड वन व्हीकल वन फास्टैग फॉर ऑटोमेटिक टोल पेमेंट। ठीक है, ये आपका करेक्ट। आपके आंसर क्या हो जाएंगे, नॉट करेक्टेड पूछा है यहाँ पे ना, नॉट करेक्टेड क्या है, कहा सेकेंड है आपका नॉट करेक्टेड, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। क्लियर है, चलो। सो फ्रेंड्स, ये हमारे साइंस टेक के आपके क्वेश्चंस थे। टॉप 500 क्वेश्चंस में आपके 94 क्वेश्चंस साइंस टेक के थे, जो हमने ऑलरेडी इसको कवर कर लिया। अगला हमारा सेक्शन है इन्वायरमेंट से होगा। अगले क्वेश्चंस हमारे इन्वायरमेंट के हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके बाद पॉलिटी का आएगा, यहाँ पे पॉलिटी होगा। बाकी अदर सब्जेक्ट्स भी ऐसे ही हम सारे अब इसको कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है, आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है। यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, जो आपके यूपीएससी की नैया को डेफिनेटली पार लगाएंगे। तो यदि लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।